Good morning everyone. Here we discuss topic of merchant banking, that is systematic risk. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जिसमें मैंने आपको पीपीटी सेंड करी थी कि सिस्टमेटिक रिस्क जो है वो भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको नोट्स भी सेंड किए हैं जिसमें आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो, साथ साथ मैंने उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। सिस्टमेटिक रिस्क का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है, जो नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये वो रिस्क है जो आपको बियर करना पड़ता है। किसकी वजह से? दैट इज़ वेरिएशन इन इंटरेस्ट रेट। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ये सिचुएशन जो हम फेस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज़ प्राइस रिस्क एंड नंबर 2 इज़ री इन्वेस्टमेंट रिस्क। प्राइस रिस्क क्या होता है? ये किसकी वजह से अराइज होता है? दैट इज़ ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर्स। जो शेयर का प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ गया या कम हो गया, इसकी वजह से जो आपको सिचुएशन फेस करनी पड़ी दैट इज़ नोन एज प्राइस रिस्क। दैट इज़ ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ शेयर्स और कमोडिटी। नंबर 2 इज़ री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? अब सबसे पहले आपको इन्वेस्टमेंट पता होना चाहिए कि आपने कहीं पर अपनी मनी डिपॉजिट की है, इन्वेस्ट की है शेयर्स में। इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा था, आपने वही मनी या जो रेट ऑफ रिटर्न आपको मिल रहा था आपने उसको फर्दर दोबारा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहा। जब आप दोबारा उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उसको वो रेट ऑफ रिटर्न नहीं मिल पा रहा है या वो प्राइस नहीं मिल पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क। तो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया इंटरेस्ट रेट रिस्क, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्राइस रिस्क एंड री इन्वेस्टमेंट रेट रिस्क। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट आता है सिस्टमेटिक रिस्क का, दैट इज़ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क होता क्या है? मार्केट रिस्क एक सिस्टमेटिक रिस्क है जो ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट। अब आपको पता है, अगर आपने कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है जो मार्केट की सिचुएशन है, एक बिज़नेस की सिचुएशन है, वो चेंज होती रहती है। कभी रिसेशन आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया, कभी बूम पीरियड आ गया, ये सब सिचुएशंस चलती रहती हैं। जिस टाइम पर बूम टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है कि शेयर का प्राइस भी अप जाता है। जिस टाइम पर रिसेशन टाइम चल रहा है तो उस टाइम पर जो मार्केट सिचुएशन है या जो प्राइस है शेयर का वो भी डिक्लाइन हो जाता है। तो इस तरह के रिस्क को हम क्या बोलते हैं? मार्केट रिस्क। अब मार्केट रिस्क को फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? एब्सोल्यूट रिस्क। एब्सोल्यूट रिस्क का दूसरा नाम क्या है? प्योर रिस्क। एब्सोल्यूट रिस्क वो रिस्क होता है जहाँ पर चांसेस 50-50% है कि 50% आप गेन भी कर सकते हो या 50% आप लॉस भी कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया गया है कि आप जब एक कॉइन को टॉस कर रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पर चांसेस 50-50% हैं, मैं विन भी कर सकती हूँ और मैं लूज़ भी कर सकती हूँ। ऐसी जब एक प्राइवेट जॉब आप कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब में आपको पता है कि मुझे कभी भी फायर कर दिया जाएगा, तो ये रिस्क आप अपने माइंड में पहले से ही प्रिपेयर करके चल रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिस्क। नंबर 2 इज़ रिलेटिव रिस्क। रिलेटिव रिस्क क्या होता है? दैट इज़ रिलेटेड रिस्क, कि एक के अंदर चेंजेस आए पर एक के अंदर चेंज आने से जो दूसरी कमोडिटीज़ अफेक्ट हो रही हैं या दूसरी एक्टिविटीज़ अफेक्ट हो रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे? रिलेटिव रिस्क, जिसका दूसरा नाम क्या आया? रिस्क रेशियो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो ऑब्वियस ही बात है उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो जो रॉ मटेरियल की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ के चेंज आने से जो दूसरी एक्टिविटीज़ अफेक्ट हुई हैं उसको हमने क्या बोला? रिलेटिव रिस्क। नंबर 3 इज़ डायरेक्शनल रिस्क। डायरेक्शनल रिस्क क्या होता है? जहाँ पर हम डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए कुछ मैनेज करते हैं, कुछ पर्टिकुलर एसेट को मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने गोल्ड परचेज़ करना है, आपको ये इन्फॉर्मेशन इस तरह की आ रही है कि फ्यूचर डेट पर जो गोल्ड का रेट है वो कम हो जाएगा, तो आप उस चीज़ को आज लेने की बजाय कब लेंगे? फ्यूचर डेट पर लेंगे। तो यहाँ पर आपने किसको फॉलो किया? डायरेक्शंस को फॉलो किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल रिस्क। उसी का ऑपोजिट
कि आपने कोई लैंड परचेज़ की है, आप उसको सोच रहे हैं कि मैं फ्यूचर में सेल करूँगी, पर आपको ये पता चला कि फ्यूचर में उसका जो प्राइस है वो डिक्लाइन हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, उस टाइम का वेट नहीं करेंगे, आज ही उस लैंड को सेल कर देंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल रिस्क, जहाँ पर आपने डायरेक्शंस को फॉलो किया है। नेक्स्ट आता है नॉन डायरेक्शनल, जो उसी का ऑपोजिट है। नॉन डायरेक्शनल में क्या है, नॉन डायरेक्शनल में है कि यहाँ पर आप इमीडिएट सेल और परचेज कर देते हैं, आप किसी डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते हैं, आप नहीं सोचते कि फ्यूचर में इसका जो प्राइस है वो राइज होगा या डिक्लाइन होगा, इन चीज़ों के बारे में आप नहीं सोचते हो। तो अभी तक जो पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे वो मार्केट रिस्क की डिस्कस कर रहे थे, जो सिस्टमेटिक रिस्क का सेकेंड पार्ट है, जिसमें पहला हमने डिस्कस किया एब्सोल्यूट, सेकेंड वन इज़ relative risk, number 3 directional and number 4 is non directional. नंबर 5 पॉइंट है इसका सेकेंड वाले का मार्केट रिस्क का ही, दैट इज़ अ बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क होता क्या है, बेसिस रिस्क होता है जहाँ पर हम ऑफसेटिंग पोजीशन को लेकर चलते हैं। आपने एक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था, बट आप उसके मैच्योरिटी लेवल तक पहुँच रहे हैं, अब आपको पता है कि इसके फ्यूचर के जो रिटर्न्स हैं वो अब अराइज नहीं होंगे या राइज नहीं होंगे। यहाँ पर आप एक जो लास्ट पॉइंट होता है गेन का या लॉस का, उस तक पहुँच चुके हैं। तो वहाँ पर आप क्या करते हैं कि उस मार्केट से निकल कर आप दूसरे मार्केट में एंटर कर जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिस रिस्क। यहाँ पर हम अंडरलाइन करेंगे वर्ड, दैट इज़ अ ऑफसेटिंग पोजीशन। ऑफसेटिंग पोजीशन होती क्या है, ऑफसेटिंग पोजीशन है जहाँ पर is to reduce an investor net position in an investment to zero। जो भी आपकी नेट पोजीशन है, चाहे वो गेन है चाहे वो लॉस है, वो कहाँ तक पहुँच चुका है, ज़ीरो लेवल तक पहुँच चुका है। तो यहाँ पर आप एक मार्केट से निकलकर दूसरे मार्केट में एंटर कर जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आप शेयर मार्केट में एंटर करे थे, बट शेयर मार्केट की जब आप ऑफ सेटिंग पोजीशन पर पहुँच चुके हैं तो आप कहाँ पर एंटर कर गए, म्यूचुअल फंड्स में एंटर कर गए। लास्ट पॉइंट है मार्केट रिस्क का, दैट इज़ अ वॉलेटिलिटी रिस्क। वॉलेटिलिटी रिस्क होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल का मीनिंग होता क्या है। ये मीनिंग होता है कि चेंज इन प्राइस, प्राइस में जो चेंज आता है किस स्पीड से आता है, किस डिग्री से आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल। कि जो प्राइस के अंदर चेंजेस आते हैं वो लॉन्ग टाइम में आते हैं, शॉर्ट टाइम में आते हैं, इस तरह के रिस्क को जो हम फेस करते हैं दैट इज़ अ वॉलेटिलिटी रिस्क। क्लियर हुआ, हमने सिस्टेमेटिक रिस्क का सेकेंड पार्ट दैट इज़ अ मार्केट रिस्क क्लियर किया। मार्केट रिस्क के 6 पॉइंट्स थे। नंबर 1 एब्सोल्यूट, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया प्योर रिस्क। नंबर 2 रिलेटिव रिस्क, जिसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया रिस्क रेशो। नंबर 3 डायरेक्शनल रिस्क। नंबर 4 नॉन डायरेक्शनल रिस्क। नंबर 5 बेसिस रिस्क एंड नंबर 6 इज़ वॉलेटिलिटी रिस्क। अब लास्ट पॉइंट आता है सिस्टेमेटिक रिस्क का, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर और इन्फ्लेशनरी रिस्क। परचेजिंग पावर आपको पता है कि क्या होता है, और इन्फ्लेशन क्या होता है, दैट इज़ ड्यू टू राइज इन प्राइस। तो यहाँ पर इस पार्ट को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। नंबर 1 इज़ डिमांड इन्फ्लेशन रिस्क। डिमांड इन्फ्लेशन का मतलब कि एकदम से किसी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट 5 to 6 ईयर से जो रेनी सीज़न था वो बहुत कम चल रहा था, तो जो अम्ब्रेलास की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट कमिंग सेशन में रेंज इतनी ज़्यादा हुई कि अम्ब्रेलास की डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। जब डिमांड इंक्रीज़ हुई तो ऑब्वियस ही बात है सप्लाई कम है, क्योंकि हमने तो लास्ट 5 to 6 ईयर्स को देखते हुए प्रोडक्शन करी थी, तो वहाँ पर उस चीज़ का प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो हमें रिस्क फेस करना पड़ा वो किसकी वजह से करना पड़ा, डिमांड इन्फ्लेशन की वजह से। ऐसे ही इसका दूसरा पार्ट है दैट इज़ अ कॉस्ट इन्फ्लेशन रिस्क। कॉस्ट इन्फ्लेशन रिस्क किसकी वजह से होता है, दैट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ मतलब एनीथिंग, कोई रॉ मटेरियल भी हो सकता है, कोई फ्यूल भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का। फॉर एग्जांपल कि आप देखते हैं कि पहले डीजल का, पेट्रोल का रेट कितना होता था, आज के टाइम पे कितना हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है जब उन चीज़ों का प्राइस बढ़ रहा है तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो भी बढ़ जाएगा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन है, लॉजिस्टिक है, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई, उसकी कॉस्ट इंक्रीज़ होने से उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर आया, प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर भी आएगा।
क्योंकि जो भी प्रॉफिट्स उन्होंने अर्न करने अल्टीमेटली करने तो उन्होंने प्रोडक्ट से ही है ना, तो उसका इफ़ेक्ट किसके ऊपर आया, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर जो प्राइस चेंजेस हुए वो किसकी वजह से हुए, कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से। तो ये रिस्क जो हमें बियर करने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये लास्ट पार्ट था आपका सिस्टमेटिक रिस्क का, दैट इज़ अ परचेजिंग पावर रिस्क। परचेजिंग पावर रिस्क जो किसकी वजह से है, डिमांड इन्फ्लेशन की वजह से और कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से। आज का टॉपिक आपका इतना ही था, जिसमें आपने सिस्टमेटिक रिस्क प्रिपेयर करना है। कल हम करेंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क। क्लियर? ओके, थैंक यू।